गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम आपके चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी बात कर रहे थे। 7 नंबर चैप्टर के अंदर मैंने आपको जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, क्या था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके अलावा थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद में हम कर रहे थे 3 नंबर रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या कर रहे थे? रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके जो साथी थे उन्होंने क्या किया था, जो सोने की पतली पन्नी ली 10 की पावर माइनस 7 मीटर या 100 नैनोमीटर की पतली पन्नी ली, उसके चारों ओर एक पर्दा लगाया जिस पे ZnS का लेप किया उन्होंने। इसके अलावा उस पे अल्फा कणों या हीलियम कणों की बौछार करवाई, जिससे उन्होंने क्या देखा था कि अधिकतर कण जो थे, ये मान लीजिए था, ठीक है, इसमें से अधिकतर कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं। कुछ ही कण क्या हो पाते हैं? विचलित हो पाते हैं अपने रास्ते से। और 20,000 में से एक कण ऐसा था जो मध्य से वापस 180 डिग्री कोण से विचलित हो रहा था। तो ये बातें हमने की थी। ये तो इनके जो प्रेक्षण थे उनकी बात कर ली थी। अब ये जो प्रेक्षण थे इनकी अगर बात करें तो इनके बारे में रदरफोर्ड ने कहा कि अत्यंत अनपेक्षित थे। क्या थे? अनपेक्षित थे। इसके लिए रदरफोर्ड ने भी कहा था, क्या कहा था? ये परिणाम उतना ही अविश्वसनीय है। क्या है? उतना ही अविश्वसनीय है जैसे अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को पेपर के टुकड़े पर मारोगे और वह लौट कर आपको चोट पहुंचाए। तो इनका कहना था अत्यंत अनपेक्षित ये प्रयोग था और इसके बारे में इन्होंने ये कहा था। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने ये बात जो है वो कही थी। इसके बाद हम बात करते हैं इन जो प्रेक्षण जो आए, 3 प्रेक्षण की जो बात की, इनके आधार पर निष्कर्ष क्या निकलते हैं, उन निष्कर्षों की हम बात करते हैं। तो रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्षों की हम लोग बात करते हैं। पहला निष्कर्ष अगर हम बात करें, 1 नंबर निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? 1 नंबर निष्कर्ष है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्योंकि पहले भाग में मैंने आपको प्रेक्षण के अंदर बताया था कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड का कहना था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, और आवेशहीन होता है और उसके अंदर कोई भी आवेश जो है वो नहीं होता है, अर्थात आवेशहीन होता है। अर्थात क्या होता है? आवेशहीन होता है। इसलिए अधिकांश अल्फा कण क्या निकल जाते हैं? सीधे ही निकल जाते हैं। 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर क्या बात कही? 2 नंबर कही कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल जो है वो लगा होता है। अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात ये कहनी थी। 3 नंबर अगर हम बात करें, परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। कि धनावेश का जो आयतन है वो कुल आयतन की तुलना में क्या है? बहुत कम है। अर्थात ये कहना था कि ऋणावेश और धनावेश जो है वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है। जबकि हमने पहले परमाणु सिद्धांत के अंदर पढ़ा था कि इनकी मात्रा क्या होती है? समान होती है। और परमाणु जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं मानना था। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा गया। भाई, धनावेशित आयतन को, मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु के मध्य में स्थित धनावेश भाग, उसको क्या बोला गया? नाभिक बोला गया। न्यूक्लिय क्या बोला गया? नाभिक जो है वो बोला गया। परमाणु का व्यास लगभग 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु का व्यास कितना होता है? लगभग परमाणु का व्यास
10⁻10 मीटर होता है तथा नाभिक का व्यास लगभग, और नाभिक के व्यास की अगर बात करें तो वो कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये निष्कर्ष जो हैं वो निकले थे। इसके बाद इन उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का निम्नलिखित मॉडल है वो प्रस्तुत किया। अर्थात परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने अपने विचार निम्न प्रकार से रखे कि यह निष्कर्ष हो गए, प्रेक्षण किए उन्होंने पहले, उसके बाद में निष्कर्ष निकाले। अब उनका परमाणु मॉडल के बारे में क्या कहना था वो देखिए। उनका कहना था कि 1 नंबर बात कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु के अंदर जितना भी धनावेश भाग होता है वो उसके किस में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। अर्थात इनका कहना था नाभिक के अलावा कहीं पर भी क्या नहीं पाया जाता, धनावेश चार्ज जो है वो नहीं पाया जाता। दूसरी बात 2 नंबर बात करते हैं तो 2 नंबर ये कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। 2 नंबर इनका क्या कहना था, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते रहते हैं। वर्ताकार गति में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तीव्र गति से क्या है, घूमते हुए रहते हैं। ये इनका कहना था। और इन पथों को क्या कहा है इन्होंने, कक्ष नाम दिया। क्या नाम दिया, कक्ष नाम जो है वो दिया, ऑर्बिट जिसे बोला जाता है। तीसरी बात कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। तीसरी बात क्या कहनी थी इनकी कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या नाभिक में किसकी होती है, प्रोटॉनों की होता है। भाई यहाँ पे बात यह है पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो होती है। उतनी किसकी संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये क्या था, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और सौर मॉडल का परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप भी माना जाता है। किसका प्रतिरूप माना जाता है, सौर मॉडल। सौर मॉडल का प्रतिरूप भी इसे जो है वो माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बता दिया आपको, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या घूमते हुए रहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं, ग्रह जो है वो घूमते हुए रहते हैं। इस प्रकार से ग्रह जो है वो घूमते हुए रहते हैं। उसी प्रकार से जो है परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हुए रहते हैं, इसलिए इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। इस प्रकार परमाणु मॉडल की संरचना में व्याख्या करने तो मूल आधार बना, परंतु कुछ तथ्यों को जो रदरफोर्ड है वो नहीं समझा पाए, जिनको हम रदरफोर्ड की कमियों के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे, कमियों के अंदर। कि रदरफोर्ड ने बातें बताई, कमियों की बात करते हैं। कमियां क्या थी, देखिए पहली कमी ये थी, कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि रदरफोर्ड के नियम की क्या कमियां, मॉडल की क्या कमियां थी। तो पहली बात, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाया। किसकी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या जो है वो नहीं कर पाया। स्थायित्व की व्याख्या जो है वो नहीं कर पाया। पहली बात यह कि परमाणु का स्थायित्व क्या है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया पाया। दूसरी बात, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। क्या, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को जो है वो नहीं स्पष्ट कर पाया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर स्थित होते हैं, कैसी उनकी संरचना होती है, इसको रदरफोर्ड जो है वो नहीं समझा पाया। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, परीक्षाओं में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आप अगर 11वीं क्लास में साइंस लेते हो तो 11वीं 12वीं दोनों क्लासों के अंदर आपको मेन केमिस्ट्री की जो बुक होगी उसके अंदर आपको ये मिलेगा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वर्ताकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे इसकी ऊर्जा कम होगी। इस प्रकार वह नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करता हुआ अंत में गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा
होता नहीं है। ठीक है, मैक्सवेल के एक सिद्धांत के अनुसार ये बातें बताई गई हैं कि ऊर्जा कम होने से वो नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार गति करते हुए अंत में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर ने, जो है उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। कौन से वैज्ञानिक थे? नील्स बोर। नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने भौतिकी क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके, भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके जो रदरफोर्ड के दोस्त थे, रदरफोर्ड के दोस्त थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। तो सीधी सी बात है, अब हम किसकी बात करेंगे? नील्स बोर की परिकल्पना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नील्स बोर की परिकल्पना की जो है बात करेंगे। नील्स बोर ने क्या किया? सन 1913 के अंदर, कब? सन 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक प्रतिरूप बनाया। कब? 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने का प्रतिरूप बनाया। क्या बनाया? समझाने का जो प्रतिरूप था वो बनाया तथा तर्कसंगत रूप से उसे समझाया भी। तो बोर के परमाणु मॉडल में निम्न बातें थी। कौन कौन सी थी? देखिए, सबसे पहली बात ये बताई इन्होंने, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। कि परमाणु जो होता है, ये परमाणु है, इसके केंद्रक में हमेशा ही क्या होगा? नाभिक होगा। केंद्रक में हमेशा ही क्या स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है, जिसमें धनावेश कण प्रोटॉन होते हैं। इसमें धनावेशित कण कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ये एक नंबर बात थी कि परमाणु के नाभिक में केंद्रक में नाभिक होगा और उसमें धनावेशित भाग होता है और प्रोटॉन स्थित होते हैं। दूसरी बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर, यह नाभिक है, इसके चारों ओर इस प्रकार से एक निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, 2 नंबर ये बात थी। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, इन जो ये बनाया मैंने 1 नंबर, ये इनको क्या कहा इन्होंने? कक्षा, ऑर्बिट बोल सकते हो, कोष बोल सकते हो, या ऊर्जा स्तर बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? ऊर्जा स्तर बोल सकते हो। इनको नील्स बोर ने क्या कहा? कक्षा या ऑर्बिट, कोष या ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल इनको बोला था। 3 नंबर बात प्यारे बच्चे ये है कि कक्षा, ये जो कक्षाएं हैं ये नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। सकेंद्रीय रूप से क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। सकेंद्रीय रूप से ये व्यवस्थित होते हैं। इन्हें एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एन से दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा ही पूर्णांक में होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे तक ये चलती रहती हैं। तथा इन्हें क्रम से अगर हम बात करें तो के, एल, एम, एन आगे से जो भी है इनके द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। ये बातें किसने बताई? नील्स बोर ने बताई। क्या बताई? पहली बात कि नाभिक के परमाणु के केंद्रक में हमेशा नाभिक स्थित होता है जो धनावेशित भाग होता है जिसमें प्रोटॉन स्थित होते हैं। दूसरी बात कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ में गति करते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें कक्षा या कोष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तीसरी बात यह कि सकेंद्रीय व्यवस्थित रूप से क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं, जिन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमेशा पूर्णांक में ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आदि। ठीक है, इनको KLMN द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर हम बात करें एक नाभिक की, एक परमाणु की ओर, मान लीजिए ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है। ठीक है, और ये एक कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये क्या होगी? प्रथम कक्षा। क्या होगी? प्रथम कक्षा। इसे आप K दे सकते हो। और इसके बाद मान लीजिए, ये बड़ा बना देता हूँ, ये मान लीजिए इसकी क्या होगी? द्वितीय कक्षा हो गई। कौन सी कक्षा होगी? द्वितीय कक्षा
हो गई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इनको आगे से आगे चलती रहती है, तो ये क्या हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन जितने पथों में गति करते हैं उतने कक्ष जो हैं वो बनते जाते हैं। तो ये क्या था, नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। इसके बाद में 4 नंबर की अगर हम बात करें, 4 नंबर जो है वो देखिए क्या बात बताई इन्होंने बताया कि n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तो कक्षा नाभिक से क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। भाई कक्षा नाभिक से दूर होती जाएंगी, सीधी सी बात है। जैसे जितनी कक्षा बनती जाएंगी तो वो नाभिक से तो दूर ही होती जाएगी। एक तो एक कक्षा है और एक 10 नंबर कक्षा है, तो वो क्या है, नाभिक से दूर होती जाएंगी। अतः इनकी ऊर्जा जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ऊर्जा जो क्या होगी, वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अतः n बराबर 1 या k कक्षा की ऊर्जा जो है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी। अर्थात जितना नाभिक के पास कक्ष होगा या कक्षा जितनी नाभिक के पास होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जैसे हम k से लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रथम कक्षा को k से लिखेंगे या 1 नंबर, तो उसकी ऊर्जा जो है वो सबसे कम होगी। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर जो है वो h/2 पाई होता है। क्या होता है, mvr h/2 पाई होता है, या इसका क्या होता है, गुणक होता है। यहाँ पर अगर m की बात, h की बात करते हैं तो वो होता है प्लांक स्थिरांक। क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। दूसरी अगर हम m की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और अगर v की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। और r की बात करें तो r को आपको पता ही है, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 पाई होगा। क्या होगा, NH/2 पाई के बराबर होगा। बाकी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति नहीं कर पाएगा। इसका कहने का मतलब सीधा सा यह है। इसके बाद 6 नंबर बात करते हैं। तो बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऊर्जा में जो है वो कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। ऊर्जा में क्या क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। 7 नंबर कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और अगर उत्सर्जन करता है, भाई ध्यान से सुनिए आप 8 नंबर, यदि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर किसी ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अगर अवशोषण होगा, अगर ऊर्जा ग्रहण करेगा तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो किस में चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जो है वो रैखिक स्पेक्ट्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज नील्स बोर की जो बातें थी, नील्स बोर ने अपने प्रयोग में क्या क्या बताई, रदरफोर्ड के जो दोस्त थे उनको इन्होंने दूर किया, उनकी हमने बातें की। कल हम नील्स बोर मॉडल की कमियों की बात करेंगे, इनकी भी कुछ कमियां थी, उनकी हम